दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। आइए जानते हैं कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रही सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे चावल उत्पादन पर। जानेंगे भारतीय कपास उद्योग के कारोबारी क्यों हैं खुश। बताएंगे आने वाले रेल बजट में क्या कुछ होगा खास। समझेंगे आखिर क्या है सेफ ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी। साथ ही बताएंगे मधुमेह से परेशान मरीजों के लिए क्या है अच्छी खबर। बीते 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर में जगह जगह महाकिसान सम्मेलन के जरिए किसानों को इकट्ठा कर सॉइल कार्ड बांटे गए और किसानों को मिट्टी की जांच के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत सभी राज्यों में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस व मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से किया गया। कार्यक्रम का मुख्य केंद्र भोपाल था, जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री, विधायक, अधिकारी समेत ICAR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस के निदेशक AK पात्रा शामिल हुए। आयोजन में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए लगभग 25,000 किसानों ने भाग लिया। देश के दूसरे अन्य राज्यों में भी चले इस कार्यक्रम में किसान शामिल हुए, जिसमें किसानों को मिट्टी की जांच कर खेती से होने वाले फायदे के बारे में जानकारी दी गई और किसान अपनी मिट्टी की जांच कब और कैसे करे जैसी जानकारियों का अभ्यास कराया और इससे होने वाले फायदों के बारे में भी बताया गया। किसान भाई जब भी फसल कटाई करते हैं, फसल कटाई के बाद मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। अभी हमारे देश के अंदर करीब 1200 सॉइल टेस्ट लेबोरेटरीज हैं, ज़्यादातर हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। कुछ कृषि विज्ञान केंद्र, काफ़ी कृषि विज्ञान केंद्र भी मिट्टी की जांच कर रहे हैं। उसके अलावा जहाँ भी ये पूसा STFR मीटर लगाया हुआ है, इसके द्वारा वो अपनी मिट्टी की जाँच करवा सकते हैं। किसानों को अपनी मिट्टी की सेहत के बारे में पता लग सकेगा कि उसके अंदर क्या क्या पोषक तत्व कितनी मात्रा में हैं। इस साल भारत की चावल उत्पादन को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिकी कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल भारत में चावल के उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 35 लाख टन की कटौती हो सकती है, जिसके चलते चावल एक्सपोर्ट में भी कमी आ सकती है। साल 2015-16 के दौरान भारत में चावल उत्पादन को लेकर अमेरिकी कृषि विभाग यानी USDA ने काफी चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। अमेरिकी कृषि विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 सीजन के दौरान भारत में चावल उत्पादन घटकर 10 करोड़ टन रह सकता है। इससे पहले नवंबर में जारी रिपोर्ट में चावल का उत्पादन 10.35 करोड़ टन होने का अनुमान लगाया गया था, यानी सीधे सीधे उत्पादन अनुमान में 35 लाख टन की कटौती की गई है। देश के कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पहले एडवांस अनुमान में भी इस साल उत्पादन कम रहने की आशंका को बढ़ावा मिल रहा है। कृषि मंत्रालय के एडवांस अनुमान के मुताबिक साल 2015-16 के खरीफ सीजन में चावल का उत्पादन घटकर 9.06 करोड़ टन अनुमानित है। रबी सीजन में पैदा होने वाले चावल के लिए 1.4 करोड़ टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन अब तक हुई रबी की बुआई में धान का रकबा पिछले साल के मुकाबले करीब 22% पिछड़ा हुआ है। भले ही कुछ महीनों पहले चीन ने भारतीय कपास निर्यातकों को निराश किया हो, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों ने भारतीय कपास उद्योग के कारोबारियों के चेहरे पर फिर से मुस्कान ला दी है। सालाना आधार पर 30 नवंबर तक कपास निर्यात अनुबंधों में 35% इजाफा हुआ है। ये मुख्य रूप से पाकिस्तान से आयात ऑर्डर दोगुने होने की बदौलत ही संभव हो पाया है। चालू कपास वर्ष के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार भारतीय कपास के शीर्ष आयातकों के तौर पर उभरे हैं। चालू फसल वर्ष के पहले 2 महीनों के दौरान 30 नवंबर तक भारत ने कपास के निर्यात अनुबंधों में करीब 35% बढ़ोतरी दर्ज की है और इसमें पाकिस्तान से आयात ऑर्डर दोगुने होने का अहम योगदान रहा है। अब तक कपास की 30 लाख गांठों के निर्यात अनुबंध हुए हैं, जिसमें से 10 लाख गांठों के ऑर्डर अकेले पाकिस्तान से आए हैं। वहीं कपास उद्योग को उम्मीद है कि चालू कपास सीजन में पाकिस्तान भारत से करीब 15 से 17 लाख गांठों का आयात कर सकता है। पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे देश भी भारत से कपास का आयात कर रहे हैं।
कुछ ही दिन पहले जिस प्याज के महंगे दाम ने आपके खाने का स्वाद फीका कर दिया था, एक बार फिर से प्याज के दामों में भारी कमी देखी जा रही है। सरकार ने प्याज के दामों में राहत देते हुए प्याज का न्यूनतम निर्यात भाव $300 प्रति टन कर दिया है। प्याज की कीमतों में हाल के दिनों में आई भारी गिरावट की वजह से केंद्र सरकार ने प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य में भारी कटौती की है। सरकार ने न्यूनतम निर्यात मूल्य $700 प्रति टन से घटाकर $400 प्रति टन कर दिया है। इस साल जुलाई और अगस्त में जब प्याज की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली थी, तब केंद्र सरकार ने प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य $425 प्रति टन से बढ़ाकर $700 प्रति टन कर दिया था। अगस्त के दौरान देश में प्याज की कीमतों में जोरदार तेजी आई थी। प्याज के कारोबार के लिए देश में सबसे अहम स्थान रखने वाला महाराष्ट्र के लासलगांव की मंडी में अगस्त के दौरान प्याज का थोक भाव बढ़कर ₹57 प्रति किलो तक पहुंच गया था, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा भाव है। डायरिया से प्रतिवर्ष भारत में 1.5 लाख बच्चों की मौत होती है। इसमें 50% मौतों के लिए रोटा वायरस जिम्मेदार होता है। इसी से बचाव के लिए भारत सरकार एक नई पहल शुरू करने वाली है, जिसके तहत फरवरी में 5 बूंद जिंदगी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। केंद्र सरकार ने पोलियो की भांति अब रोटा वायरस से होने वाले डायरिया के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू करने का फैसला किया है। पोलियो की तर्ज पर इसके लिए 5 बूंद जिंदगी की अभियान की शुरुआत फरवरी में 4 राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से की जाएगी और फिर चरणबद्ध तरीके से इसे देश में शुरू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव CK मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। बाजार में अभी रोटा वायरस के टीके की कीमत ₹1000 प्रति खुराक है, जबकि मंत्रालय ने जैव प्रौद्योगिक विभाग द्वारा देश में निर्मित टीके को खरीदा है, जिसकी कीमत महज ₹60 प्रति खुराक है। ये अभियान निःशुल्क दिया जाएगा। इसमें बच्चों को 3 खुराक दिए जाएंगे, जिसके साथ ही हर खुराक में 5 बूंद पिलाई जाएगी। गन्ना किसानों को उनकी बकाया राशि जल्द से जल्द मिले, इसके लिए केंद्र सरकार चीनी मिलों द्वारा बेची जाने वाली चीनी उपकर में ₹100 प्रति क्विंटल तक का इजाफा करने वाली है। केंद्र सरकार ने मिलों द्वारा बेची जाने वाली चीनी पर उपकर में करीब ₹100 प्रति क्विंटल का इजाफा करने की योजना बनाई है। सरकार इस पैसे का इस्तेमाल गन्ना किसानों के खेतों में सीधे ₹4.5 प्रति क्विंटल भेजने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना के लिए करेगी। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा में चीनी उपकर विधेयक 2015 पेश किया था, जिससे केंद्र को ऐसे उपकर की सीमा वर्तमान ₹25 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹200 करने की शक्ति मिलेगी। इस समय केंद्र सरकार चीनी पर ₹24 प्रति क्विंटल की दर से लगाती है, जबकि इसकी अधिकतम सीमा ₹25 प्रति क्विंटल है। अधिनियम में संशोधन से सरकार वास्तविक उपकर को बढ़ाकर ₹124 प्रति क्विंटल कर पाएगी, क्योंकि उसके बाद केंद्र को ₹200 प्रति क्विंटल तक का उपकर लगाने की शक्ति मिल जाएगी। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बीते कुछ दिन पहले जिन किसानों ने खेतों में फसल की पराली जलाई थी, उन पर अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाज गिरने वाली है। एनजीटी ने कड़े आदेश देते हुए कहा है कि ऐसे किसानों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही तो होगी ही, साथ ही सभी सरकारी सुविधाएं भी बाधित हो सकती हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। उत्तर प्रदेश सरकार लोगों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं तो बनाती है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। ऐसे में प्रशासन की सारी स्वास्थ्य योजनाएं लोगों तक सुचारू रूप से पहुंचे, इसके लिए प्रदेश सरकार अब रेडियो से स्वास्थ्य योजनाओं का प्रचार प्रसार करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की लोकप्रियता ने एक बार फिर से रेडियो का क्रेज बढ़ा दिया है। अब स्वास्थ्य विभाग ने रेडियो के जरिए लोगों तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने की पहल की है। इस महीने से चलो गांव की ओर अभियान शुरू किया जा रहा है। सप्ताह में 2 बार रेडियो से कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में बारीकी से जानकारी दी जाएगी। संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हर जिले में चयनित आशाओं के नेतृत्व में श्रोता संघों का गठन किया गया है। कार्यक्रम की प्रस्तुति के समय श्रोता संघों का नेतृत्व कर रही आशाएं सदस्यों को इकट्ठा कार्यक्रम सुनवाएंगी। बाद में अगर लोगों में योजनाओं को लेकर कोई भ्रांति होगी तो वे उसे दूर भी करेंगी।
पहले चरण में हर जिले में 7 श्रोता संघों का निर्माण किया जा चुका है। कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान इनामी सवाल भी पूछे जाएंगे। साथ ही सही उत्तर देने वाले श्रोताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। जिस श्रोता संघ से सबसे अधिक पत्र प्राप्त होंगे उससे जुड़ी 20 आशाओं को भी इनाम दिया जाएगा। मौजूदा हालत में देश में अंग प्रत्यारोपण की मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर देखा जा रहा है। ऐसे में अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार एक नया जरिया निकालने वाली है। जल्द ही अंगदान करने वालों के साथ ही उनके परिजनों को ट्रेन में मुफ्त यात्रा और स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलने वाला है। केंद्र सरकार अंगदान करने वाले परिजनों को रियायत और प्रोत्साहन देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सफदरजंग अस्पताल स्थित राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने लोगों से राय मांगी है कि उन्हें क्या सुविधा दी जानी चाहिए। इसके तहत सरकार अंगदान करने वाले परिजनों को ट्रेन में मुफ्त यात्रा और स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की तैयारी कर रही है। इससे अंगदान में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वर्तमान समय में देश में प्रत्यारोपण के लिए अंगों की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है। देश में हर साल करीब 2 लाख मरीजों को किडनी प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती है। इसमें सिर्फ 7,000 लोगों का प्रत्यारोपण हो पाता है। अंगदान को लेकर जागरूकता का अभाव है। रेल यात्रा में यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए रेल मंत्रालय अब पैसेंजर्स की सलाह पर इस बार रेल बजट बनाने वाला है। लोग रेल मंत्रालय को अपने सुझाव रेलवे की वेबसाइट पर ऑनलाइन ही दे सकते हैं। इस बार रेल बजट पैसेंजर्स की सलाह पर तैयार किया जाएगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इसके लिए सुझाव मांगे हैं। ये सुझाव ऑनलाइन दिए जा सकेंगे। बजट को तैयार करते समय इन सुझावों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस तरह पैसेंजर्स से जुड़े मामलों में उनके सुझावों पर बजट में ऐलान किया जा सकता है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने पब्लिक की सलाह पर कई ऐसे कदम भी उठाए हैं। रेल मंत्री चाहते हैं कि सुविधा का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर बेहतर तरीके से फीडबैक दे सकते हैं। लिहाजा पब्लिक के सुझाव के लिए रेलवे की वेबसाइट पर ही व्यवस्था की गई है। आए दिन ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे स्कूल की कैब भी अब स्कूली बच्चों के लिए महफूज नहीं लगती। इन्हीं घटनाओं को रोकने और स्कूल कैब को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने सेफ ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी जारी की है। चंडीगढ़ प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए सेफ ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी नोटिफाई कर दी है। इसमें प्रशासन ने स्कूलों, एसटीए और ट्रैफिक पुलिस की भी जिम्मेदारी तय की है। प्रशासन ने पहली बार इस तरह की पॉलिसी बनाई है। इसमें स्कूल बसें, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बसों, टैक्सी, कैब और ऑटो रिक्शा तक के लिए प्रोविजन किए गए हैं। स्कूलों के बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सारे काम किए जाएंगे। स्कूल बसों की मैक्सिमम स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं सभी बसों में फर्स्ट एड बॉक्स और फायर सेफ्टी के उपकरण होने चाहिए। बस ऑपरेटर या कंडक्टर को बसों के रूट का 30 दिनों का रिकॉर्ड रखना होगा। इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट को भी बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहेगी। ड्राइवर के पास सभी बच्चों की लिस्ट होनी चाहिए। पॉलिसी में साफ किया गया है कि बच्चे चाहे स्कूल की बसों में ट्रैवल करें या फिर इंडिपेंडेंट बसों में, लेकिन बच्चों की सेफ्टी की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट की ही रहेगी। कृषि मंत्रालय ने एक जरूरी निर्देश जारी करते हुए लोगों को सचेत किया है कि NACS लिमिटेड सरकारी संगठन नहीं है। कृषि मंत्रालय ने जनता को आगाह किया कि भर्तियों के विज्ञापन देने वाली NACS लिमिटेड कोई सरकारी कंपनी नहीं है। कंपनी ने रिक्तियों का विज्ञापन इस प्रकार जारी किया मानो वो सरकारी कंपनियां हैं। जारी परामर्श में मंत्रालय ने लोगों से इस संस्था से बचने का निर्देश दिया है। NACS लिमिटेड ने मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रम के छदम नाम से अपनी वेबसाइट पर कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के लिए रिक्तियां जारी की हैं। कृषि मंत्रालय ने यहां जारी एक परामर्श में कहा है कि कृषि मंत्रालय के तहत ऐसा कोई संगठन नहीं है और साथ ही लोगों से अपील भी की है कि वो इस संगठन से बचें। दिल्ली सरकार 1 जनवरी से सम विषम योजना दिल्ली की सड़कों पर ट्रायल के तौर पर लागू तो कर ही रही है, साथ ही इस दौरान राहगीरों को सवारी को लेकर किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी पूरा इंतजाम कर रही है, जिसके लिए एक्स्ट्रा बसों का इंतजाम किया जाएगा। सम विषम योजना से सड़कों पर कारों की संख्या घटाने की तैयारी कर रही दिल्ली सरकार ने इसके विकल्प पर उठ रहे सवालों के जवाब में कहा है कि दिल्ली में इस योजना के दौरान सड़क पर 6000 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। साथ ही मेट्रो और ऑटो की उपलब्धता भी ज्यादा रहेगी। इस बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में ट्रैफिक पुलिस और अन्य विभागों की उच्च स्तरीय बैठक की है।
जिसके तहत 1 से 15 जनवरी तक इस योजना के ट्रायल के दौरान बसों की संख्या दोगुनी कर दी जाएगी। इन 6000 बसों में 2000 बसें प्राइवेट स्कूल की होंगी, जो स्कूल के समय के बाद चलेंगी। इनमें 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। साथ ही ऑटो बुकिंग में मदद के लिए सरकार ने पूछो ऐप भी लॉन्च कर दिया है। इस ऐप से ऑटो सर्विस के लिए क्लिक करते ही मैसेज आसपास मौजूद ऑटो ड्राइवर के पास चला जाएगा, जो सवारी को फोन भी कर सकता है। बीते कुछ दिन पहले जिन किसानों ने खेतों में फसल की पराली जलाई थी, उन पर अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाज गिरने वाली है। एनजीटी ने कड़े आदेश देते हुए कहा है कि ऐसे किसानों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही तो होगी ही, साथ ही सभी सरकारी सुविधाएं भी बाधित हो सकती हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पराली जलाने के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा है कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों को दी जाने वाली राशि और अन्य सुविधाएं भी बंद कर दी जाएगी। एनजीटी ने 5 राज्यों पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्रदूषण के बारे में रिपोर्ट तैयार कर पेश करने को कहा है। एनजीटी के चेयरमैन स्वतंत्र कुमार की पीठ ने पराली जलाने को लेकर प्रतिबंध संबंधी अधिसूचना का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। पीठ ने कहा कि जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी ने पराली से बढ़ते वायु प्रदूषण पर नाराजगी जताते हुए 5 राज्य सरकारों को फटकार लगाई थी। इसमें लगाम कसने व जुर्माना लेने के लिए कहा, जिनके पास 2 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले छोटे खेत हैं, उनसे 2500 रुपए प्रति एकड़, वहीं 2 एकड़ से अधिक व 5 एकड़ से कम मझौले किसानों पर 5000 रुपए प्रति एकड़ और 5 एकड़ से अधिक के खेत वाले किसानों पर 15000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया। एनजीटी ने पराली निस्तारण के लिए किसानों को मशीन उपलब्ध कराने को भी कहा था। मशीनें 2 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले किसानों को मुफ्त, 5 एकड़ तक 5000 रुपए में और इसके अधिक जमीन वाले किसानों को 25000 रुपए में देने का निर्देश दिया गया था। मधुमेह से परेशान मरीजों के लिए क्या है अच्छी खबर, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप बार बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं और इसी के साथ ही अगर आप राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, तो अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर मामूली जुर्माने से काम नहीं चलेगा। 1 से अधिक बार नियम तोड़ने पर आपको 22% ज्यादा जुर्माना देना होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। बाहरी राज्य से आने वाले कारोबारियों के ट्रकों पर अब दिल्ली सरकार की नजर रहने वाली है। कर विभाग को कई बार शिकायत मिली है कि दिल्ली में प्रवेश करने वाले कारोबारी DS2 फॉर्म नहीं भर रहे हैं। ऐसे में विभाग इन पर नजर रखने के लिए एंट्री पॉइंट पर ऑटोमेटिक नंबर रीडर कैमरे लगाने की व्यवस्था कर रहा है। अगर किसी कारोबारी ने बाहरी राज्यों से माल मंगवाने की जानकारी उसके दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली व्यापार और कर विभाग को नहीं दी है, तो उसका माल अब दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएगा। दिल्ली सरकार ने बाहरी राज्यों से माल मंगवाने पर कारोबारियों के लिए DS2 फॉर्म भरना पहले ही लागू कर दिया है, लेकिन वैट विभाग को ऐसी शिकायत मिल रही है कि कई कारोबारी इस फॉर्म को नहीं भर रहे हैं। अब विभाग ने बाहर से आने वाले पर निगरानी के लिए एंट्री पॉइंट पर ऑटोमेटिक नंबर रीडर कैमरा लगाने की योजना बनाई है, जिनसे ट्रकों के प्रवेश करने पर यह पता चल जाएगा कि उस ट्रक में रखे माल के एवज में DS2 फॉर्म भरा गया है कि नहीं। अगले सप्ताह से इस पॉइंट पर यह योजना लागू हो जाएगी। महीने भर के अंदर विभाग सभी 9 प्रमुख एंट्री पॉइंट पर इन कैमरों को लगाकर बाहर से आने वाले माल की निगरानी शुरू कर देगा। इसके बाद अन्य एंट्री पॉइंट पर भी ये कैमरे लगाने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन के खतरे का असर दिखने लगा है। वैज्ञानिकों ने अपने नए शोध में इसका दावा किया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण रात के मुकाबले दिन धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। वैज्ञानिकों ने एक हालिया अध्ययन में ये निष्कर्ष निकाला है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के चलते ही दिन बड़े होने लगे हैं। कनाडा के अल्बर्टा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का दावा है कि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी के चलते ध्रुवों के निकट ग्लेशियरों के पिघलने का सिलसिला लगातार जारी है। इससे समुद्र तल में वृद्धि हो रही है। उनका कहना है कि समुद्र तल में हो रही इस बढ़ोतरी का सीधा असर धरती के रोटेशन पर पड़ रहा है। उसकी रफ्तार आंशिक रूप से धीमी हो रही है। यही कारण है कि मौजूदा समय में दिन की लंबाई धीरे धीरे बढ़ रही है।
अगर आप बार बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं और इसी के साथ ही अगर आप राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं तो अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर मामूली जुर्माने से काम नहीं चलेगा। एक से अधिक बार नियम तोड़ने पर आपको 22% ज्यादा जुर्माना देना होगा। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और 1 से 2 बार ट्रैफिक नियम तोड़ चुके हैं तो अब आपको सावधान होने की जरूरत है। अगर आप तीसरी बार नियम तोड़ते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त होने के साथ ही 22% ज्यादा जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि ऐसा करने पर नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा और इसी के साथ जो लोग बेखौफ होकर गाड़ी चलाते हैं उनके लिए ये एक अच्छा सबक होगा। माना जा रहा है कि तेज गति से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने और सामान ले जाने वाले वाहनों में सवारियों को ले जाने जैसे नियमों का उल्लंघन करने पर मौके पर ही चालक का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा और इसी के साथ उसे 3 महीने के लिए निलंबित भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा तेज गति से वाहन चलाने पर पहली बार में 400 रुपए जुर्माना और दोबारा में 1000 रुपए वसूले जाएंगे। किडनी प्रत्यारोपण करने वाले मरीजों के लिए एक अच्छी खबर। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आने वाले साल में किडनी प्रत्यारोपण करने वाले मरीजों को जीवन भर मुफ्त में दवा मिलने वाली है और साथ ही किडनी प्रत्यारोपण भी फ्री में किया जा सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति के बाद सफदरजंग अस्पताल और प्रशासन ने निर्णय लिया है कि किडनी प्रत्यारोपण कराने वाले मरीजों को अस्पताल से ही जीवन भर मुफ्त दवा उपलब्ध कराई जाएगी। जल्द ही उसके लिए टेंडर भी शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि इसी साल से ऐसे मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध करानी शुरू कर दी जाएगी। अगले साल से किडनी प्रत्यारोपण कराने पर किसी तरह का चार्ज भी मरीज से नहीं लिया जाएगा। फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में प्रत्यारोपण के लिए सिर्फ किडनी की सुविधा है। आने वाले समय में अस्पताल में शरीर के दूसरे अंगों के प्रत्यारोपण की व्यवस्था भी शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। दृष्टिबाधित छात्रों को भी शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत ऐसे छात्रों को अब ब्रेल लिपि में ही अध्ययन सामग्री दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 9वीं और 11वीं में अध्ययनरत दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को अपने टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट की अध्ययन सामग्री ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराने वाला है। बोर्ड की ओर से मार्च 2016 में होने वाली परीक्षाओं के लिए पहले ही OTBA का पाठ्यक्रम घोषित कर दिया गया है और अब इससे जुड़ी अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंचाई जा रही है। स्कूलों के स्तर पर उन छात्रों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है जो कि दृष्टिबाधित है और ब्रेल लिपि में अध्ययन सामग्री चाहते हैं। स्कूलों को CBSE की ओर से उपलब्ध ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से अपने यहाँ पढ़ रहे दृष्टिबाधित छात्रों की जानकारी उपलब्ध करानी है। साथ ही मूल परीक्षा के 100 अंकों में से 10 अंक हर विषय के स्तर OTBA के निर्धारित किए गए हैं। रेल प्रशासन रेलवे में कई बदलाव करता रहता है। इसी कड़ी में रेलवे अब रेल में यात्रियों को मिलने वाली गंदी चादरों और कंबल की शिकायतों को भी दूर करने वाला है। इसके लिए रेलवे ने एक नई सुविधा शुरू की है। स्लीपर और सामान्य डब्बे में रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को अब घर से चादर, तकिया या फिर कंबल ले जाने की जरूरत नहीं है। रेल यात्री मामूली शुल्क देकर स्टेशन से ही यात्रा के लिए ये वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने ये सुविधा शुरू की है। यात्रा के बाद आप इन वस्तुओं को अपने साथ भी ले जा सकते हैं। दिसंबर अंत तक ये सुविधा शुरू कर दी जाएगी। तकिया और 2 चादर के लिए यात्रियों को 140 रुपए शुल्क देना होगा। वहीं कंबल के लिए 110 रुपए देने होंगे। रेल यात्री आए दिन ट्रेनों में गंदी चादरों व कंबल दिए जाने की शिकायत करते हैं। इसी को देखकर रेलवे ने ये सुविधा शुरू की है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस सुविधा को नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और मुंबई सेंट्रल पर यह सुविधा शुरू की जा रही है। यात्री ये वस्तुएं IRCT की वेबसाइट या स्टेशनों पर बने IRCTC के फूड प्लाजा से बुक करा सकते हैं। मधुमेह से परेशान मरीजों के लिए एक अच्छी खबर। ऐसे लोग जिन्हें अभी तक खाने में चावल से परहेज करना पड़ता था, वो भी अब चावल का लुत्फ उठा सकते हैं। उनके लिए छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने चावल की नई प्रजाति की खोज की है। ये उन मधुमेह रोगियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है जिन्हें इस बीमारी के कारण चावल से परहेज करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने चावल की ऐसी प्रजाति के बारे में पता लगाया है जिसे मधुमेह रोगी भी आसानी से खा सकते हैं।
विश्वविद्यालय के प्लांट मॉलिक्यूलर एंड बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्राध्यापक गिरीश चंदेल ने बताया कि उनकी टीम ने धान की ऐसी प्रजाति के बारे में पता लगाया है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। मधुमेह रोगी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा ये चावल आम लोगों के लिए हेल्दी डाइट भी है। लंबे समय तक खोज के बाद अब विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने चपटी गुमरटिया धान में से एक अन्य प्रजाति के बारे में पता लगाया है। धान की इस प्रजाति में ऐसे तत्व पाए गए हैं जिसे मधुमेह रोगी भी आसानी से खा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-498-0000, साथ ही 0011।